जीवन ज्योति ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भावी पुलिस या फिर आरक्षी कह सकते हैं, यूपीपी के जवान बनने वाले शेरों का स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आज हम अपने संस्थान जीवन ज्योति कोचिंग क्लासेज की तरफ से हिंदी का दूसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो हमारा टॉपिक था हिंदी एवं भारतीय भाषाएं, इसकी बात चल रही थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने पहला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया था और उसमें हमने भारतीय भाषाओं की बात तो नहीं किया था, लेकिन हिंदी की उत्पत्ति कैसे होती, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक आती है। इसके बाद हिंदी दिवस की बात हमने किया था, राजभाषा की बात किया था कि कब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, और इसके बाद विश्व हिंदी दिवस, थोड़ा से हिंदी की लिपि की बात किया। और आज हमने आपसे वादा किया था कि अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, हिंदी के बोलियों की। किसकी बात करेंगे? हिंदी के बोलियों की बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा हिंदी की बोलियां। किसकी बात होगी? हिंदी की बोलियों की बात होगी। हिंदी की बोलियां, हमने आपसे कहा था कि हिंदी राजभाषा है और हिंदी की बोलियों की बात की जाए तो हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? 18। कभी अगर 17 ही ऑप्शन में आ जाए तो, अगर 18 ना हो 17 हो ऑप्शन में तो 17 भी ठीक होगा, क्योंकि भोजपुरी अब हिंदी से भाषा की तरफ बढ़ रही है, परंतु अभी दर्जा दिया नहीं गया है। तो हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। और 8वीं अनुसूची में भाषा पूछी जाए कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। इसकी चर्चा अगर आज समय मिलता है तो मैं करूंगा या फिर अगले वीडियो में। 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी हैं? तो भाषाएं 22 हैं, लेकिन हिंदी की बोलियां कितनी हैं? तो हिंदी के बोलियों की संख्या 18 है। तो हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी की बोलियां। जो आपका सिलेबस है हिंदी एवं भारतीय भाषाएं, इसी में हम बोलियों की बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हिंदी किससे निकल करके आती है? अपभ्रंश से आती है। और अपभ्रंश की समय सीमा भी हमने आपको बताया होगा, 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक के समय को क्या कहते हैं? अपभ्रंश का समय कहते हैं। इसी अपभ्रंश के अंतिम समय और हिंदी के शुरुआत के समय को अभट्ट का नाम दिया गया। विद्वानों ने इसे अभट्ट भी कहा था। और इसी अपभ्रंश से निकल करके हमारे सामने क्या आती है? हिंदी आती है। लगभग इसकी समय सीमा 1000 से लेकर के कब तक मानी गई है? अब तक मानी गई है। आराम से इस तथ्य को समझिएगा, यानी अपभ्रंश से ही हिंदी निकली और हिंदी की समय सीमा 1000 से अब तक मानी गई है। और इसी हिंदी और अपभ्रंश के बीच के समय को अभट्ट कहा गया है। परंतु यह हिंदी आई तो कैसे कैसे, किस रूपों में, और इसकी बोलियां कैसे वितरित हुई, आज इसकी हम बात करते हैं कि किस प्रकार से, कहां इसकी कैसे बोली है, कितनी बोलियां हैं, किस अपभ्रंश से निकली हैं। तो हम आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि हिंदी की बोलियों की बात जो होगी हमारी। पहले देखिएगा आप ध्यान से, अपभ्रंश की बात हुई और यह अपभ्रंश अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना गया। इसका एक टुकड़ा कहा गया कौन सा? इस अपभ्रंश का एक टुकड़ा कहा गया सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा मागधी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश था? मागधी अपभ्रंश। तीसरा अर्धमागधी अपभ्रंश। चौथा खस अपभ्रंश। ठीक, पहला हो गया सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा मागधी अपभ्रंश, तीसरा अर्धमागधी अपभ्रंश, और चौथा कौन सा है? खस अपभ्रंश। फिर हुआ क्या, इन अपभ्रंशों से
कुछ उपभाषाएं निकली। इन अपभ्रंशों से क्या निकली? कुछ उपभाषाएं। ध्यान से इनको आप समझिएगा एक एक टॉपिक को। अब सौरसेनी अपभ्रंश से दो उपभाषाएं निकली। एक को कहा गया पश्चिमी हिंदी, एक कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, और दूसरी कौन सी थी? राजस्थानी हिंदी। ठीक। मागधी अपभ्रंश से कौन सी निकली? कौन सी उपभाषा हिंदी की निकली? तो बिहारी हिंदी निकली, बिहारी हिंदी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, और खस अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा निकली? पहाड़ी हिंदी। देखिएगा, ध्यान से बात को समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने कहा हिंदी की बोलियां। आज जो हमारी चर्चा हो रही किस पर हो रही है? हिंदी की बोलियों पर हो रही है। तो हिंदी की बोलियों की बात हो रही है, और जो आपका सिलेबस है हिंदी एवं भारतीय भाषाएं, इसी में से आज जो चर्चा हो रही किस पर? हिंदी की बोलियों पर हो रही है। ठीक, हिंदी की बोलियों पर हो रही है। हमने बात किया अपभ्रंश से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई, तो इसी अपभ्रंश को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। कभी सूरसेन मथुरा के क्षेत्र में सौरसेनी, मगध वाले क्षेत्र में मागधी, उसी से हटे थोड़े से बगल वाले क्षेत्र में अर्धमागधी, और पहाड़ी वाले भागों में खस अपभ्रंश जाना गया। इससे कुछ उपभाषाएं निकल करके आई जो हमने आपके सामने लिखा। ध्यान से समझिएगा इसको। सौरसेनी अपभ्रंश से दो उपभाषाएं, कौन कौन? राजस्थानी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। मागधी से बिहारी हिंदी, और अर्धमागधी से कौन सी निकल करके आई? पूर्वी हिंदी। और खस अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा निकली? पहाड़ी हिंदी। इतनी बात समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूं। इसके बाद अब आगे चलते हैं। देखिए फिर क्या होता है। इस पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां होती हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां होती हैं? 5 बोलियां होती हैं। कौन कौन? ब्रज, ब्रज, दूसरी कौन सी है? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली। ध्यान से इस बात को आप समझिएगा खूब मन से। हमने बात किया कि सौरसेनी अपभ्रंश और सौरसेनी अपभ्रंश की 2 उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां? 5 बोलियां हमारे सामने आई। कौन कौन? ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली। इसी हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बांगरू के नाम से। और खड़ी बोली को कौवी के नाम से भी जाना जाता है। और कभी पूछा जाए कि खड़ी बोली का दूसरा क्या नाम है, तो खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी है। और हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगरू है। इसको जानते रहिएगा, इन्हीं का दूसरा नाम है। इसके बाद राजस्थानी हिंदी से 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन? मालवी, मालवी, मेवाती, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ काम था। तो राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और हड़ौती। ठीक, तो राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां आपके सामने हो गई। इसके बाद बिहारी हिंदी की 3 बोलियां। कौन कौन? भोजपुरी, भोजपुरी, मगही और कौन है? मैथिली है।
भोजपुरी, मगही और कौन सी बोली है? मैथिली है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मागधी अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा निकली? बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी की कितनी बोलियां? तो 3 बोलियां, भोजपुरी, मगही और मैथिली। राजस्थानी की मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और हड़ौती। इसके अलावा पश्चिमी हिंदी की ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली। ये बोलियां किसकी हो गई? राजस्थानी हिंदी की हो गई और पश्चिमी हिंदी की हो गई। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं इस पर। देखते हैं, इसको आप छाप लिए होंगे आशा करते हैं, हट जा रहे हैं इसीलिए देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। इसके बाद बात आती किसकी? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां? पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से होती है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी की भी 3 बोलियां कौन कौन है? अवधी है, बघेली है, और कौन सी है? छत्तीसगढ़ी है। ध्यान से बात को समझिएगा। तो अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति होती है, और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां कौन कौन? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश की 2 प्रचलित बोलियां कौन कौन? कुमाऊनी और गढ़वाली। यानी खस अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति होती है? खस अपभ्रंश से। तो खस अपभ्रंश से उत्पत्ति होती है पहाड़ी हिंदी की, और इसकी 2 बोलियां कौन? कुमाऊनी और गढ़वाली। घबराइएगा मत, एक स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। देखिए, हमने बात किया किसकी? हिंदी के बोलियों की, और इन बोलियों की उत्पत्ति विभिन्न अपभ्रंशों से होती है। पहला अपभ्रंश हमने कहा सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश की 2 उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली है। राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और हड़ौती है। ठीक है। इसके बाद मागधी अपभ्रंश से उपभाषा निकली बिहारी हिंदी, और बिहारी हिंदी की 3 बोलियां भोजपुरी, मगही और मैथिली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति होती है, और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके बाद अगला है खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी से 2 बोलियां निकलती हैं कौन? कुमाऊनी और गढ़वाली। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट को ले लीजिएगा। ये आपके साथ सामने क्या है? बोलियां, हिंदी की बोलियां। देख लीजिएगा इसको, फिर आगे हम बात करते हैं। अच्छा, अब हमने बोलियों की बात आपसे कर लिया। अब अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? 8वीं अनुसूची की भाषाएं। क्या टॉपिक होगा? 8वीं अनुसूची की भाषाएं। अभी तक हमने बोलियों को देखा, तो हिंदी की 18 बोलियां, और उसको हमने अलग अलग अपभ्रंशों के मामले में या अपभ्रंशों के मापन के अनुसार आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, उनको उपभाषाओं में बांटते हुए। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की भाषाएं। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी वर्तमान में है? 22 है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 22 है। लेकिन जब संविधान बना तो उस समय कितनी थी? संविधान निर्माण के समय इनकी संख्या कितनी थी? 14 थी। अगर आपसे पूछा जाए कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं वर्तमान में है, तो 22, लेकिन जब संविधान निर्माण हुआ तो इनकी संख्या कितनी थी? 14 थी। अच्छा, एक बात यह आती है कि संविधान निर्माण में जब इनकी संख्या 14 थी, तो किन भाषाओं को बाद में जोड़ा गया? पहले एक बड़ा टॉपिक महत्वपूर्ण ये है, और किस संविधान संशोधन के तहत किस भाषा को कब जोड़ा गया? खूब ध्यान समझिएगा। जब संविधान बना तो कितनी भाषाएं थी? 14, और वर्तमान में कितनी है? 22 है। इसका मतलब 8 बाद में जोड़ी गई है। तो कैसे कैसे जोड़ी गई? देखिएगा ध्यान से। 21वां संविधान संशोधन, 21वां
संविधान संशोधन 1967 के तहत एक भाषा को किसको जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। ध्यान से, इस टॉपिक की बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। पहली बात होती है कि जब संविधान बना तो उस समय कितनी भाषाएं थी? 14 थी। वर्तमान में 22 है, इसका मतलब 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो उसमें से पहली बात आती है 21वां संविधान संशोधन 1967 को लेकर के किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को। इसके बाद दूसरा कौन सा है? 71वां। दूसरा कौन सा है? 71वां संविधान संशोधन 1992। दूसरा कौन सा है? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? 3 भाषाओं को। पहला है 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत एक भाषा। दूसरा है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जिनमें से कौन कौन थी? तो एक थी कोंकणी, दूसरी थी मणिपुरी, तीसरी कौन सी थी? नेपाली थी। ठीक। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? 3 भाषाओं को। कौन कौन? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तीसरी बात आती है 92वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? तो 4 भाषाओं को। कौन कौन? बोडो, कौन जाएगी? एक तो हो गई बोडो, दूसरी कौन सी है? बोडो के बाद मैथिली, बोडो, मैथिली, तीसरी कौन सी है? संथाली, और चौथी कौन सी है? डोंगरी है। ध्यान से इस बात को समझिएगा। हमने कहा जब संविधान हमारा बना तो उस समय 14 ही भाषाएं थी और वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं। इसका मतलब कुछ भाषाओं को जोड़ा गया। तो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत किसको? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। इस प्रकार देखेंगे 4 ए हो गई, 3 ए, 4 3 7 1 8 भाषाएं आपके सामने आ रही हैं। इसका मतलब पहले 14 थी। एक मिनट रुकिएगा। पहले कितनी थी? संविधान निर्माण के समय 14 प्लस बाद में 8, वर्तमान में कितनी हो गई है? 22 भाषाएं। इस बात को आप अपने दिमाग में बना लीजिएगा। तो आज हमने आपसे बात किस पर किया? बोलियों पर बात किया। इसके बाद भाषाओं पर बात किया और भाषाओं में हमने कहा कि जब हमारा संविधान बना तब 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं और बाद में 3 संविधान संशोधन होता है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी को जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं कुल हो गई? 22 भाषाएं। अब 22 भाषाओं की चर्चा हम एक एक की कर लेते हैं। कौन कौन 22 भाषाएं हैं आपके सामने? हम इन 22 भाषाओं की चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। 22 भाषाओं में पहली लिखिए असमिया। दूसरी कौन सी है? उड़िया। तीसरी कौन सी है? उड़िया के बाद उर्दू। चौथी कौन सी है? कन्नड़। 4 हो गई। 5वीं देखिएगा कन्नड़। फिर हो गई कश्मीरी,
कोंकणी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, डोगरी, गुजराती, डोगरी, फिर तमिल, तमिल, तमिल के बाद फिर देखिएगा तेलुगु, नेपाली, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, बंगाली कहीं अगर बांग्ला है तो घबराइएगा मत, ठीक है। बंगाली, फिर 14वां बोडो। एक क्रम से नहीं, हमने 22 को बस आपके सामने रख दिया है, इसको क्रम में मत लीजिएगा, कोई बात नहीं। मणिपुरी, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मलयालम, मैथिली, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। आपके सामने हम इन 22 भाषाओं देखिए, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। इस प्रकार आपके सामने हमने 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं को रख दिया। किस अनुसूची की? 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची की कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं आपके सामने यहां हैं। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, इसके बाद फिर अब चर्चा करते हैं। थोड़ा सा नोट कर लीजिए, थोड़ा सा समय देते हैं, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए, हो गया होगा। इसके बाद आज हम इस टॉपिक को समाप्त कर देते हैं। अगला एक पॉइंट नोट कर लिएगा दिमाग में और कॉपी पर भी, शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाएं, तो भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? अगर आपसे पूछा जाए तो शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 6 है। कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। इनमें से कौन कौन? तमिल, पहली कौन है? तमिल हो गई। इसके बाद संस्कृत, तमिल के बाद संस्कृत, संस्कृत के बाद फिर आ जाएगी आपकी कौन सी? कन्नड़, और फिर कौन सी है कन्नड़ के बाद? तेलुगु, तेलुगु, तेलुगु के बाद फिर कौन सी है? मलयालम और उड़िया। उड़िया, उड़िया को उड़िया कह सकते हैं। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 6 है। आपसे पूछा जाए कि हिंदी की बोलियां कितनी हैं, दिमाग एक बार रख लीजिएगा, तो 18 बोलियां। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। मुख्य संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 थी। बाद में कितनी को जोड़ी गई? 8 को जोड़ा गया। और आपसे पूछा गया कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? तो शास्त्रीय भाषाएं कितनी है भैया? 6 है। अब इसमें से अगर कभी प्रश्न आ जाए कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो तमिल है। किस भाषा को पहली बार शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो सबसे पहली बार 2004 में
किसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तमिल को। संस्कृत को कब दर्जा दिया गया? 2005 में संस्कृत को किसका दर्जा दिया गया? शास्त्रीय भाषा का। इसके बाद बात आती है कन्नड़ और तेलुगु, इसको कब दिया गया? तो इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 में दोनों को दिया गया। किसको किसको? कन्नड़ और तेलुगु दोनों को कब दिया गया? 2008 में। फिर बात आती है मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो कब दिया गया? 2013 में। और उड़िया को कब दिया गया शास्त्रीय भाषा का दर्जा? तो दिया गया 2014 में। अगर पूछा है कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन है? तमिल है। और सबसे नवीन शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो सबसे नवीन शास्त्रीय भाषा कौन सी है? उड़िया है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो एक बार मैं पुनः इस तथ्य को तो आपको बता दिया, रिवीजन कर देता हूं कि आज हमने क्लास में पढ़ा क्या। हमने आज शुरुआत की हिंदी की बोलियां। हिंदी की बोलियों पर हमने चर्चा किया था और बोलियों की बात हो रही थी कि हिंदी की बोलियां, हिंदी की बोलियों पर हमने बात किया, लेकिन उन बोलियों की बात हमने अपभ्रंश से शुरू किया कि जो अपभ्रंश भाषा थी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती थी और उन्हीं से कुछ उपभाषाएं निकलती हैं और उन उपभाषाओं से बोलियां निकलती हैं। जो अपभ्रंश थी सौरसेनी अपभ्रंश के रूप में जानी गई। इसे पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी दो भाषाओं में बांट दिया गया और पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली। राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां, बिहारी हिंदी की 3 बोलियां, भोजपुरी, मगही और मैथिली। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी की 2 बोलियां, कुमाऊनी और गढ़वाली। इसके बाद आगे चलते हैं। फिर हमने बात किया कि जब हमारा संविधान बना तो उस समय कितनी भाषाएं थी और वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं, यानी 8वीं अनुसूची की भाषाओं की हमने बात किया। 8वीं अनुसूची की भाषाओं की बात किया तो उस 8वीं अनुसूची में वर्तमान में तो 22 भाषाएं हैं, लेकिन जब संविधान बना तो भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। और उसमें से 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया और इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी को जोड़ा गया। अब इसको आप याद करिएगा। देखिए 21 और 71 जोड़ देंगे तो 92, एक आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। 21वां कब है? 1967। 71वां कब है? 1992 में। और 92वां कब है? 2003 में। इसके बाद बात आती है शास्त्रीय भाषा की। तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? फिर हमने बात किया 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं, हमने उनका उल्लेख आपके सामने कर दिया कि यही आपकी 22 भाषाएं हैं। और इसके बाद अगली बात आती है शास्त्रीय भाषाओं की। तो शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, जिसमें से तमिल सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा है। अब अगला टॉपिक हमारा हिंदी वर्णमाला पर होगा। बहुत विधिवत उस पर चर्चा होगी, लेकिन इसको आप एक बार देख लीजिएगा और हम अपने संस्थान की तरफ से पुनः एक बार आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि आप लगे रहिए, अपने जज्बा को बना करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिन में हमने आपसे कहा है कि अपने माता पिता की फिक्र को आप फक्र में बदलिएगा और अपने हर पसीने की बूंद को आप सोना चांदी तो नहीं बल्कि हीरे जैसा बना करके रखिएगा। इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। और शरीर पर क्या लिखा मिलेगा आपको? उत्तर प्रदेश पुलिस। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। हम अपने इस कोचिंग संस्थान की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। पुनः अगली क्लास फिर अगले दिन आपको मिलेगी। धन्यवाद।